हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी में अपने ऑब्जेक्टिव को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। और जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सारा का सारा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आज बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और आप लोगों के लिए साइंस का, जो कि क्या है क्लास 10th के लिए है। और आपके एग्जामों में जो है इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है। और हम यहाँ बताना भूल गए कि ये हमारा क्लास नंबर 7 और हम लोगों ने 6 क्लास जो है पिछले ही मतलब जो है कि पिछले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज बारी किसका है, 7वां का, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहता है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में। तो काल्पनिक बनता है या फिर वास्तविक बनता है या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात कि ये ऑप्शन का मतलब समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन का मतलब नहीं जानते, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा तो हमें क्या मारना है, सी मारना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन का मतलब समझिएगा। और इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में जो है तो बार बार जो है इस तरह के मतलब ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कभी कभी सही भी होते हैं, बहुत बार सही भी होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी कि कैसा होता है उसका जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। काल्पनिक बनता है। अगर बोली जाए आप लोगों को कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो काल्पनिक। और अगर बात बोली जाए तो जैसे अगर एग्जाम में पूछी जाए कि अगर किसी वस्तु की दूरी समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर है तो उसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 20 सेंटीमीटर इधर है तो 20 सेंटीमीटर जो है उधर भी होगा, या फिर 20 मीटर इधर है तो 20 मीटर उधर भी होगा, यानी कि प्रतिबिंब। एक सेकंड, हम लोग पहले एक काम करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। एक सेकंड दोस्तों, ये हमारा क्या है, दर्पण है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, दर्पण। और कैसा दर्पण है तो समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या है, आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से दर्पण के बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, सॉरी 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर। तो आपकी जो प्रतिबिंब इधर बनेगी तो इधर जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी, तो 20 मीटर पर ही बनेगी। क्या बनेगी, 20 मीटर की दूरी पर। यानी कि अगर आप आईने के यानी कि या फिर दर्पण से जितना आगे खड़े रहेंगे आपका प्रतिबिंब जो है दर्पण के उस पार उतना ही पीछे बनेगा। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ जी सर जी, ये सर जी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए जो है क्या उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि निकट किसके लिए पूछा है, तो निकट के लिए। अच्छा, निकट में कितना अक्षर होते हैं, तो 3 अक्षर होते हैं। निकट कितने होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब 3 अक्षर होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 4 अक्षर वाला का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 अक्षरों वाला। तो 4 अक्षरों वाला क्या हो जाएगा, हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को पूछी जाए कि दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर कितने अक्षरों का है, 2 अक्षरों का है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 अक्षरों वाला उत्तल लेंस क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट जरूर करते चलिएगा। और हमने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को जब भी हम मेरा क्लास करने बैठना है तो आप लोगों को पेन पेपर लेकर जरूर बैठना है। क्या लेकर बैठना है, पेन पेपर लेकर जरूर
जरूर बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट लगे क्लास में और जो भी मैं नोट करने बोलूं तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने आए हैं, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, उसका थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेन करने भी आए, क्योंकि उसका हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके अंदर तक जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो हमें तो पता चल रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन के अंदर तक जाते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है, उसे क्या होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है। तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा पेन पेपर लेकर, ठीक है, और क्लास के एंड तक जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग जो है मेरे साथ में एक नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नाइंसाफी, कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास को तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा कि लाइक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का पैसा नहीं लगता है ना, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम लोग जो हम बताया है हमने कि हम जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम और भी मतलब लाने वाले हैं। किसका, तो मतलब जो है कि उसके बाद सोशल साइंस का लाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग एफएसटी बोलते हैं, फिर मैथ का भी लाएंगे और हिंदी का भी लाएंगे, ठीक है ना। और हिंदी वैसे बच्चे देखिएगा जिसका संस्कृत हो, हिंदी का जब ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो वैसे बच्चे जिसका संस्कृत हो, यानी कि हिंदी में वैसे बच्चे देखिएगा। और अगर हम जब ग्रामर या फिर व्याकरण का, इसका व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं तो उसमें जो है दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, नन हिंदी और उर्दू, और उर्दू और संस्कृत दोनों वाले बच्चे जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा हिंदी में, ठीक है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि मानव नेत्र किस प्रकार के जो है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि हमारा जो नेत्र होता है, हमारा जो नेत्र मतलब बोले तो आंख होता है, आंख में हमारे किस प्रकार के जो है लेंस का कार्य करता है, किस प्रकार का। तो हमेशा याद रखिएगा कि किस प्रकार का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या फिर बेलनाकार लेंस का या फिर बायोफोकल का। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा नेत्र जो है वो उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। किसका व्यवहार करता है, उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आप लोग नोट करिएगा कॉपी में कि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस तो पाया जाता है, लेकिन उत्तल लेंस जो है हमारे नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। आप लोग सुनकर जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा समझ में मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आप लोगों को राइटिंग समझा पाए सही से, ठीक है ना। जो भी हम लिखते हैं तो आप लोग सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी कि विभवांतर जिससे मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं या फिर वोल्ट मीटर कहते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात पूछी जाए कि ए मीटर, तो हमेशा याद रखिएगा कि ए मीटर में विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है, धारा मापी जाती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ए मीटर, देखो ए मीटर और आ मीटर एक ही होता है। क्या होता है, ए मीटर और आ मीटर, ठीक है। तो ए मीटर और आ मीटर एक ही होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ए मीटर को हम लोग कभी कभी आ मीटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, हमने कल की क्लास में ही मतलब जो है कि इस तरह के क्वेश्चन बताया था, इस तरह का क्वेश्चन कि ए मीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है या फिर किस प्रकार से, हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था। वहां पर क्वेश्चन नहीं आया था हमारा, क्या आया था, क्वेश्चन नहीं आया था। हम लोग क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है। तो आप लोग उस क्लास को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जो है कि एक प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है या फिर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है या फिर वाट है या फिर एम्पियर है या फिर
वोल्ट मीटर है तो हमेशा याद रखिएगा कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगर हम लोग बात कर लें वोल्ट मीटर तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक। ये सब नोट कर लीजिएगा। और अगला है हमारा वाट। तो याद रखिएगा कि वाट जो है हमारा शक्ति का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? शक्ति का एसआई मात्रक। और वोल्ट किसका होता है? तो विभव का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। हमेशा ये सब नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि किसी दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी नहीं, किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण के द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इनमें से सभी के द्वारा जो है क्या बनता है? हमारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है और क्या है? समतल दर्पण में भी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर ये भी याद रख लीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? एक सेकेंड। अवतल दर्पण से जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और उत्तल और समतल से, उत्तल और समतल से जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं या फिर विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं या फिर कार्बनिक यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो है वो विद्युत संयोजी जो है विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम पूछे जाए कि हमारे जो घरों में बिजली आती है या फिर धारा आती है वो किस रूप में आती है तो इलेक्ट्रॉन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किस प्रकार के यौगिक उत्पन्न होते हैं तो उस प्रकार के यौगिक क्या कहते हैं? तो विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि पीतल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो हमेशा याद रखिएगा पीतल धातु का उदाहरण है या फिर अधातु का उदाहरण है या फिर मिश्र धातु का उदाहरण है या फिर उपधातु का। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीतल जो है ना वो मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। तो ऑप्शन सी हमेशा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोगों को कमेंट में एक आंसर बताना है कि धातु हम लोग किसे कहते हैं। क्या बताना है आप लोगों को? हमने पिछले क्लासों में बताया था कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है ना, या फिर उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि धातु के जो है बाह्यतम कक्ष में, धातु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमने इसका आंसर पिछले क्लास में बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर उस क्लास को भी, पिछले क्लास को भी जाकर जरूर देखिएगा। और हमने पहले ही बताया कि ये जो हमारा क्लास नंबर क्या चल रहा है, क्लास नंबर 7 चल रहा है। क्या चल रहा है? क्लास 10 का हम लोग 7वां सेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग 1 2 3 से ही स्टार्ट किए, शुरू से ही स्टार्ट किए। ठीक है ना, तो ये सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो इस प्रकार से हम लोग आ चुके हैं अब सेट 7 की ओर। ठीक है ना, सेट 6 तक हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट 7। ठीक है ना, तो आप लोग उधर जाकर, जितने भी बच्चे नए हैं तो आप लोग जाकर उधर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से देखने से आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी उन सब क्लास को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग जो है उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर सारे क्लास कर लीजिएगा तो मैं आपसे दावा ठोककर कहता हूं कि आप लोगों से कम नहीं तो 40 क्वेश्चन तो जरूर ही बन जाएगा, क्योंकि हम लोग आज 7वां सेट लेकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 20 को, अगर हम लोग डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? तो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 140 क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? 140 क्वेश्चन में आप लोगों को हम गारंटी देते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आराम से मिल सकता है। ठीक है ना, और हम लोग कुछ दिन के बाद फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं, उससे क्वेश्चन से पहले हम लोग लाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन। क्या लाएंगे? चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोगों का वहां पर बहुत सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और आप लोगों को मैं ये कहता हूं, ये गारंटी लेकर कहता हूं कि आप लोगों को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व एग्जामों में नहीं हुआ तो याद रखिएगा कि
क्या बोले थे सर कि 80 में 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आना है, तो मतलब आना नहीं है, मतलब जो कि 80 में तो 40 ही बनाना है ना, तो 80 में 80 आप लोगों से नहीं बनेगा, तो तब हमें आकर बताइएगा कि सर 80 में 80 तो नहीं बना, आपने कहा था कि 80 में 80 बनेगा लेकिन नहीं बना। तो ऐसा नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों का कुछ दिन के बाद सेंटर एग्जाम भी होने वाला है, तो वहां पर भी आप लोग जरूर देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमारे क्लास से आते हैं या नहीं, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर क्लास में थोड़ा सा ही मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर जरूर बताइएगा, और हमारे क्लास को लाइक भी करना ना भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो दिल से दुख होता है, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, या फिर हाइड्रोकार्बन, या फिर हेलोजन, या फिर अम्लजात। तो हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो बन के मिलता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग किस प्रकार के होते हैं, जो उदर्ग स्तंभ कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। और आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो हमेशा याद रखिए कि 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग में है तो पहले वर्ग के यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग यानी कि पहले वर्ग के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय धातु कहते हैं, या फिर क्षारीय धातु कहते हैं, या फिर क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, या फिर मिश्र धातु कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। और दूसरे वर्ग के मतलब जो दूसरे वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें VVI जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03% होता है। कितना परसेंट होता है, 0.03%। तो हो सकता है आप लोगों अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा तो हो सकता है कि 0.04% बताए, लेकिन आप लोगों को जो बुक में जो दिया गया है, NCERT की बुक में जो दिया गया है वो 0.03% दिया गया है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम भी अगर पूछा जाए कि मतलब देखिए वायुमंडल में CO2 कितनी परसेंट पाया जाती है, तो मार्क क्या आना है, 0.03%, ना कि 0.04। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि OH क्या, NaOH है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है एक क्षार है। क्या है, ये क्षार है। इसका pH मान कितना होता है, तो शायद 11 होता है। कितना होता है, 11। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमने पिछले क्लास में बताया था कि क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक। और अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है ना, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है ना, और बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखते चले जाएं तो नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिहार बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग थोड़ा अंदर तक पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक है ना, कहता है कि ऑक्सिन है, क्या है, एक हार्मोन है, या फिर वसा है, एंजाइम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है। क्या है, एक हार्मोन है। एग्जाम पे पूछा जाए कि ये कैसा हार्मोन है, या फिर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि ये ऑक्सिन क्या है या फिर किस प्रकार का हार्मोन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एक पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। तो ऑक्सिन का क्या काम है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सिन का जो है फूलों और पत्तों को वृद्धि कराने में इसका जो है व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं। कौन, अंडाशय है, गर्भाशय ये भी है, शुक्रवाहिका देखते हैं या नहीं, डिंब वाहिनी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष जनन तंत्र है। क्या है, पुरुष जनन तंत्र, यानी कि मादा जनन तंत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा 16, कहता है कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो हमने पिछले क्लासों में एक फूल बनाया था और फूल के बारे में जो है तोड़ तोड़ कर समझा था, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने आप लोगों को बताया था इसका आंसर कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि पराग कोश में जो होते हैं ना, पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। और पराग कण ही जाकर फूलों के अंडाशय से मिलता है, अंडाशय से मिलता है तो फूल क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। क्या होते हैं? निषेचित होते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए उत्तर है या फिर उत्तरदायी है या फिर आवश्यक है। स्वपोषी पोषण समझिएगा कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो हरे पेड़ पौधे के द्वारा जो भोजन बनाने की विधि होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भूल रहे हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? अरे दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, याद आ गया, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो हरे पेड़ पौधे द्वारा जो है भोजन बनाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर सौर सौर प्रकाश। याद रखिएगा कि सौर प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश को कहा जाता है। किसके प्रकाश को कहा जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को सौर प्रकाश कहा जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश भी जो है आवश्यक है, ठीक है ना। तो सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बोले तो 18, कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? याद रखिएगा कि लीवर या फिर अग्न्याशय या फिर अंडाशय या फिर एड्रिनल। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लीवर हम लोग यकृत को कहते हैं या नहीं। लीवर हम लोग यकृत को कहते हैं या नहीं। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर या फिर यकृत ही होती है। क्या होती है? यकृत होती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और क्या होता है? 5 तरह के क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं। तो पांचों का याद तो हमें एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और क्या होता है? और 2 हम भूल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जरूर बता देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पेप्सिन पादप हार्मोन है, एड्रिनलिन या फिर ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है, लेकिन क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, यानी कि मछली जो सांस लेती है वो किस अंग के द्वारा? गिल्स के द्वारा या फिर फेफड़ा के द्वारा या फिर श्वास नली के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मछली जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का था हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही। और आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में एक 3 गो हार्ट देकर जरूर भेजिएगा, रेड हार्ट देकर जरूर भेजिएगा कि सर बहुत अच्छा लगा, सर बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। और लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही तो चलता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सब लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों के जो है दोस्त जिधर जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और अभी भी क्लास 10 की तैयारी को सीरियस नहीं लिए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, 3 महीना बचेगा तब बहुत पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों के पास 3 महीना बचेगा तो आप लोग क्या कर पाइएगा? ना तो सही से मतलब जो है कि नोट्स बना पाइएगा और ना ही पूरा मतलब जो है कि क्लास कवर कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो YouTube पर आप लोगों को बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube पर जाएंगे और क्लास को देखना एक तरफ से स्टार्ट कर जाएंगे, तो आप लोग को याद रखना कि YouTube पर आप लोगों को हजारों हजार क्लास मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए तो आप लोग अभी से ही तैयारी करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें और आप लोगों का जो है रिजल्ट देखने लायक होगा, ठीक है ना। रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अभी से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।